गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 12 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आप आज के लिए कुछ टॉपिक्स लाया हूं। देखिए आज टॉपिक्स कुछ खास नहीं है, वही घिसे पीटे पुराने सौ टॉपिक दे रहे हैं। पता नहीं आजकल द हिंदू न्यूज़पेपर वालों को क्या हो गया है, एडवर्टीजमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। 10-10 पेज एडवर्टीजमेंट के आते हैं, लेकिन ढंग का आर्टिकल ढूंढने में बहुत मेहनत लग जाती है। एक्चुअली जिस दिन आर्टिकल नहीं आते उस दिन मुझे ज्यादा मेहनत लगती है ये पढ़ने के लिए कि क्या आपको बताया जाए। जिस दिन नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा होते हैं उस दिन लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि पता है आपको क्या पढ़ाना है। वही घिसे पिटे से टॉपिक हैं, थोड़ा देख लेते हैं, आपकी रिवीजन थोड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एक एडिटोरियल है, वो काफी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो रैंक नहीं आता है इंटरनेशनल रैंकिंग में, उसके पीछे रीजंस क्या है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये एक अच्छा एडिटोरियल है। एक एडिटोरियल आज और भी इंक्लूड किया गया है, ईडब्ल्यूएस कोटा के क्रिटिसिज्म के बारे में, थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे। और इंटरनेशनल छोटी छोटी न्यूज आज बहुत सारी हैं। इंडिया यूएसए क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बात किया है, G20 की मीटिंग हो रही है, चाइना यूएसए के बीच में क्या डील हो रही है, COP27 में अमेरिका ने क्या बातचीत किया है। उधर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी एक जो है थोड़ी फाइट यहाँ पे नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये कोलिजियम के बारे में है बेसिकली। और जो राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, उनके जो हत्या करने में जो इन्वॉल्व थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो थोड़ा मामला क्या है, ये कुछ चीजें हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यार वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हो सकता है कभी कभी अच्छे टॉपिक नहीं आते हैं पेपर में, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके आने के लिए। आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हैं और बहुत सारा मटेरियल आपको दिया जाता है। हमारे टेलीग्राम को जाके जरूर ज्वाइन करें ग्रुप को, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली आपने करना ही करना है। एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है, तो यहीं से आज बहुत चीजें कवर हो जाएंगी हमारी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ ऑल लाइफ कन्विक्ट्स इन राजीव केस। ये राजीव का केस का मतलब ये है कि 1991 के अंदर राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, जब वो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, कैंपेनिंग पे गए हुए थे तमिलनाडु के अंदर, जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल लिट्टे इशू चल रहा था उसके चक्कर में। और तो उनका नाम भी आया था उसमें बाद में। तो नलिनी, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पयास, जय कुमार और रविचंद्रन, ये 5-6 लोगों को अभी छोड़ दिया गया है। इससे पहले अभी पेरीवलन, इनको छोड़ दिया गया था, 4-5 महीने पहले इनको छोड़ दिया गया था। तो ये 7 कन्विक्ट थे जिनको फाइनली छोड़ दिया गया है। बेसिकली जो राजीव गांधी जी का वाला जो केस हुआ था, उसमें 26 लोगों को पकड़ा गया था। 26 लोगों को, 26 लोगों में से क्या हुआ था, 19 लोगों को साल 2000 में, 2000 में मतलब रिलीज कर दिया गया था। 19 लोगों को, ये 7 लोग बचे हुए थे, जिसमें से पेरीवेलन को पहले ही कर दिया गया था। ये 6 लोग बचे हुए थे, इनको अभी कर दिया गया। इनको 2000 में नहीं किया गया था, बट 2000 में क्या हुआ था, इनके डेथ सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया था। वैसे मिला तो इनको डेथ सेंटेंस ही था, बट देखिए 1991 का मामला है ये, तो इनको ऑलरेडी 20 साल हो चुके, मतलब 8-10 साल इनको जेल में हो चुके थे, तो इनका कंडक्ट वगैरह भी थोड़ा ठीक था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो कर देते हैं। फिर बाद में मामला बढ़ता चला गया, और फिर मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला गया कि 2018 में क्या हुआ, 2018 में तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु के गवर्नर को ये रिक्वेस्ट किया मतलब वो तो एड एंड वाइस ही होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। और गवर्नर को ये प्रपोजल भेजा कि ये जो लाइफ इम्प्रिजमेंट हैं ऑलरेडी, इनको पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाए। अब ये गवर्नर के सामने जो है समस्या खड़ी होगी, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 161 है, आर्टिकल 161 ये कहता है कि गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकता। लेकिन जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है उनको रिलीज किया जा सकता है, आर्टिकल 161। यही पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है आर्टिकल 72 के अंदर। अब गवर्नर को ये करना चाहिए था, क्योंकि गवर्नर के ऊपर जो एड एंड वाइज वो मैंडेटरी होती है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है। बट गवर्नर ने क्या किया, अपनी पावर के अगेंस्ट में जाके, कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको अधिकार देता नहीं है, उस प्रपोजल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया, जो कि उनको एक्चुअली करना नहीं चाहिए था। अब वो मामला क्या चला है प्रेसिडेंट के पास। अब पिछले 1-1.5 साल से वो प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ था, जबकि वो प्रेसिडेंट के पास पहले जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि गवर्नर के पास वो पावर है नहीं। गवर्नर को एड और एडवाइस पे काम करना ही पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो वो मामला सब गया हुआ था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनको कर दिया है अभी
रिलीज कर दिया है क्योंकि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में थे। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मामला आपको पता होना चाहिए पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। ये राजीव गांधी की किलिंग का केस इतना ज्यादा ऐसा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी जी ने तो ये कहा था बहुत पहले, एक्चुअली सोनिया गांधी जी की रिक्वेस्ट पे ही उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया गया था, डेथ सेंटेंस को। बट कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि हम लोग सोनिया गांधी जी के साथ इस मामले में नहीं खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है इसको हम लोग पूरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। ये थोड़ा अगर आपको पॉलिटिकली चीज जाननी है तो आप उसको भी जान सकते हो। बट हमारे पॉलिटी के हिसाब से क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल 72 क्या कहता है, आर्टिकल 161 क्या कहता है। आर्टिकल 72 कहता है कि भैया प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट करने की या रिमिशन करने की, सस्पेंड करने की, ये इनके पास पावर होती है, राइट। ऐसे कोई भी मामला जो कि सेंट्रल के अंदर में आता है। गवर्नर के पास वही लगभग सेम पावर होती है आर्टिकल 61 के अंदर, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंड और वगैरह करने की। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, राइट। बाकी वो जो लाइफ सेंटेंस होती है उसको भी रिलीज कर सकते हैं, बाकी रिस्पाइट, रिप्रीव वो सब कुछ कर सकते हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सारी चीजें आर्टिकल 72 और 61 के हिसाब से नहीं चलती है। हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके हिसाब से भी चलती हैं। उसके अंदर आर्टिकल अंडर सेक्शन 432 क्या कहता है, 42 ये कहता है 432 ये कहता है कि कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी कन्विक्ट की, मतलब जिसको सजा मिल चुकी है, उसकी सजा को माफ कर सकता है। या तो पूरी सजा माफ कर सकता है, ठीक है, या उसको आधी अधूरी कर सकता है, विद कर और विदाउट कंडीशंस। उसकी सजा को सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, अब अंडर आर्टिकल 432। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहां पे है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई मामला सीबीआई की जांच करती है, क्योंकि सीबीआई तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, उस मामले में सेक्शन 432 नहीं लगता, सेक्शन 435 लगता है। बट सेक्शन 435 में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट रिलीज कर सकती है, लेकिन इसको सेंटर की कंसल्टेशन लेनी पड़ती है क्योंकि मामला सीबीआई के द्वारा किया गया है। तो ये जो राजीव गांधी वाला केस है बेसिकली इसी के अंदर में आता है, क्योंकि ये पूरा मामला सीबीआई के द्वारा ही इन्वेस्टिगेट किया गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिलीज करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसल्टेशन नहीं लिया था। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि इनको सजा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है, 30 साल से वो जेल में बंद पड़े हुए हैं, तो हम उनको ग्राउंड के ऊपर उनको लीनियंसी यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये उनके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली कहा गया। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। आर्टिकल 72 क्या कहता है, 161 क्या कहता है, 432 क्या कहता है, 433 क्या कहता है, 435, ये थोड़ा बहुत आपसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। बहुत कानूनी निटी ग्रिटी के अंदर आपको नहीं जाना है, बहुत कानूनी डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई लॉ का एग्जाम तो है नहीं, यूपीएससी का एग्जाम है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सेंटर साइलेंस ऑन द जुडिशियल पोस्टिंग कंडेमनेबल। कंडेमनेबल का मतलब ये होता है कि भैया हम आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सेंटर का साइलेंस है जुडिशियल पोस्टिंग के ऊपर। देखिए आपको ऑलरेडी पूरी प्रोसेस का पता है। कोलेजियम क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, सीजीआई होते हैं, फोर्थ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये जजेस की अपॉइंटमेंट करने के काम आता है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट 2-3 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका होता है कि भैया जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रमोशन देके सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए, पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो सीनियर लॉयर्स होते हैं, जो बड़े बड़े वकील होते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर्स होते हैं, आप उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में भी अपॉइंट कर सकते हो। हालांकि वो पहले जज का काम उन्होंने नहीं किया है, बट फिर भी आप कर सकते हो। जैसे हमारे जस्टिस यूयू ललित जी थे, वो हाई कोर्ट के जज नहीं थे, वो सीनियर मोस्ट जज थे, लॉयर थे, सीनियर लॉयर थे, तो उनको सीधा डायरेक्टली अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बट पूरा प्रोसीजर क्या होता है, पूरा प्रोसीजर ये होता है भाई, अगर किसी जज को अपॉइंट किया जाना है तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम क्या करता है, उसके नाम को क्लियर करता है, ठीक है। उसके नाम को क्लियर करने के बाद वो भेजा जाता है गवर्नमेंट के पास, राइट। गवर्नमेंट उस नाम को भेजती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, जैसे आईबी के पास भेजती है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास भेजती है, या फाइनेंस जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके पास भेजती है। अब आईबी उन जजेस की पूरी जांच पड़ताल करता है, उनके पूरे हिस्ट्री वगैरह वो सब करता है, भाई कोई करप्शन का चार्जेस तो नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं है। अगर वो नाम क्लियर हो जाता है तो आईबी उस नाम को दोबारा से गवर्नमेंट के पास
भेज देता है कि सर ये नाम पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है उनको सीधा अपॉइंट कर देती है, प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है, वो सब मामला पूरा हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आईबी की रिपोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, या गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो जज का नाम कोलेजियम ने क्लियर किया है इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस केस में कोलेजियम के पास उस नाम को वापस भेज देती है कि सर प्लीज आप इसको दोबारा से रिकंसिडर कर लीजिए इस नाम को। अब हो सकता है कोलेजियम उसको रिकंसिडर करे, बट अगर कोलेजियम उसको रिकंसिडर नहीं करता है और फिर से उस नाम को भेज देता है गवर्नमेंट के पास कि आप इसे क्लियर कर दीजिए, तो गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है उसको नाम क्लियर करने की। लेकिन यहां पे आता है बहुत बड़ा पेंच। पेंच ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है उस नाम को क्लियर करने की। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि भैया 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, कितने दिन में करना है। हालांकि 6 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था कि 6 महीने के अंदर होना चाहिए, बट वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो सरकार क्या करती है, अगर कोई नाम सरकार को पसंद नहीं आता है तो उस फाइल को लेके रख के रखती है अपने पास, उसके नाम को क्लियर करती ही नहीं है और उसकी अपॉइंटमेंट जज की हो नहीं पाती है। तो वैसा ही हो रहा है बेसिकली, और यही स्टेटमेंट में बोला गया है। कई सारे जजेस ऐसे हैं जिनके नाम को क्लियर किया गया था कोलेजियम सिस्टम के द्वारा, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा मामला आता है। सरकार क्योंकि जुडिशरी के ऊपर कई बार आरोप लगा चुकी है कि कोलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, आप इसके अंदर जो है अमेंडमेंट कीजिए, चेंजेस लाइए, और कोलेजियम सिस्टम के अंदर सरकार का भी रोल होना चाहिए। मतलब जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है भैया, सरकार का भी रोल होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार का रोल सिर्फ इतना ही है कि सरकार उसके नाम को डिले कर सकती है, पर सरकार चाहती है कि और भी ज्यादा रोल हो। तो ये जो है थोड़ा सा पूरा मामला यहाँ पे बनता है। इससे ज्यादा आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जुडिशरी को लेके, कोलेजियम को लेके ऑलरेडी बहुत आर्टिकल्स हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये तो हमारा हो गया था। देखिए एक दो इंटरनेशनल थोड़ा न्यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कर लिया है, राजीव गांधी वाला तो केस ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाला भी अपना हो गया है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज जो ऑलरेडी वैसे हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो खैरासून से जो न्यूज आ रही है, आपको पता ही है कि भैया रशियन फोर्सेस रिट्रीट कर रही हैं, वहां से विड्रॉ कर लिया है उन्होंने पूरी तरह से खैरासून से, और यूक्रेन के जो हौसले भैया पूरी तरह से बुलंद हैं। 30,000 से ज्यादा ट्रूप्स रशिया ने वापस ले लिए हैं। उसके अलावा बहुत सारे टैंक वगैरह उन्होंने वापस ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो बैकफुट पे है इस समय रशिया। और ब्लैक सी की अगर बात करें, सी ऑफ अजोव की अगर बात करें, तो ये एक्सेस मिल गई है दोबारा से यूक्रेन को। तो ये तो मामला पहले से हम लोग कर ही रहे हैं। और खैरासोन के अंदर लोग भैया खुश हैं, झंडा फैला रहे हैं, रशिया वाले के पोस्टर जो है उसको फाड़ रहे हैं, मजा लूट रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, तो वो अलग से चल रहा है वहां पे। ठीक है। बाइडेन अर्जीज वर्ल्ड लीडर्स टू स्टेप अप क्लाइमेट फाइट। स्टेप अप का मतलब ये होता है कि एक स्टेप उसको आगे लेके जाना है, जो प्रोग्रेस आप कर रहे थे उस प्रोग्रेस को बढ़ाना है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, कुछ होना जाना इसमें है नहीं, क्योंकि सारा मामला इस समय दुनिया में जो चीजें चल रही हैं, रशिया यूक्रेन चल रहा है, वहां पे शिफ्ट हो गया है, रिसेशन पे शिफ्ट हो गया है, कोविड के बाद रिकवरी नहीं हो पाई है उस पर शिफ्ट हो गया है, भैया यूएसए चाइना की जो राइवलरी चल रही है उस पर शिफ्ट हो गया। क्लाइमेट की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। बट वही बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जाती हैं, बड़े बड़े डायलॉग बाजी होती है। तो बाइडेन ने भी जो है बहुत बड़ी डायलॉग बाजी यहाँ पे करी है। बाइडेन कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ने की जरूरत है, स्टेप अप करने की जरूरत है। और अमेरिका ने अपनी कंट्री के अंदर $369 बिलियन का एक पैकेज लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी कंट्री को ग्रीन इकोनॉमी बनाएंगे। भैया आपने अपनी कंट्री में किया, लेकिन आपने ये भी तो वादा किया था कि आप डेवलपिंग कंट्री को पैसा दोगे, टेक्नोलॉजी दोगे। उस वादे का क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? राइट। तो ये तो उसको क्रिटिसाइज किया ही जा रहा है, वो अलग बात है। ऑफ कोर्स हम लोग करते ही रहेंगे, क्योंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा कैनकुन में जो वादा किया गया था कि $100 बिलियन पर ईयर देंगे, भैया वो तो कहीं भी नहीं है। बाइडेन ने कहा है कि 2030 तक हम अपनी एमिशन जो है वो 50% कट कर देंगे 2005 के लेवल से। करते रहिए अपनी कंट्री में, क्या ही फर्क पड़ता है। क्योंकि आपकी जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी और जो कार्बन एमिशन जो इंडस्ट्री थी, वो तो ऑलरेडी आपने चाइना, वियतनाम, इंडिया इधर शिफ्ट कर दी है।
आप तो ऑलरेडी क्लीन एनर्जी लेके बैठे हुए हो, टेक्नोलॉजी आपके पास है, पैसा आपके पास है, हमें कब दोगे? तो वही पूरी बातें हो रही हैं। और इंडिया ने अभी तक COP 27 में कोई ऐसी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे किया नहीं है। COP 26 में तो हम लोगों ने फिर भी किया था नेट जीरो वाला, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था इंडिया के ऊपर कि अपना नेट जीरो डिक्लेयर करिए 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 करिए। आपको पता भी है कि अमेरिका से उस समय ब्रिटेन से कई सारे मिनिस्टर्स जो है वो दिनेश शर्मा जी आए थे और कई दिनों तक यहाँ पे रहे, मोदी जी से मुलाकात किया, तो प्रेशर बनाया गया था इंडिया के ऊपर। लेकिन अभी इजिप्ट वाले मामले में तो इंडिया के ऊपर ना तो कोई प्रेशर बना है और ना ही हम लोग प्रेशर एज सच जो है लेते हैं किसी का, क्योंकि इंडिया में वैसे भी बहुत सारे कोल थर्मल पावर प्लांट की हम लोग ओपन अप कर रहे हैं, राइट। नई नई माइनिंग को लीज पे दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स तो वो सारी चीज़ें चल ही रही हैं। एक और न्यूज़ यहाँ से आती है भैया, G20 समिट जो बाली में इंडोनेशिया में जो हो रहा है होगा, तो इसमें जो है मुलाकात करने वाले हैं मुलाकात, मतलब जो प्रीमियर हैं चाइना के, वो मिस्टर बाइडेन से भी मिलेंगे, मिस्टर मैक्रोन से भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत समय से मिले नहीं हैं वो लोग। मतलब फेस टू फेस बातचीत नहीं होती है, जैसा कि आपको पता है चाइना अमेरिका में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से। इवन मोदी जी से भी बहुत समय से मुलाकात नहीं है। पिछली मुलाकात मोदी जी से 2019 में हुई थी नवंबर में, जब वो ब्रिक्स की मीटिंग में गए थे, तब से लेके फेस टू फेस मीटिंग हुई नहीं है मोदी जी के साथ उनकी। तो और चलो मोदी जी तो छोड़िए, हम तो फिर भी पड़ोसी हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उनकी बाइडेन से भी नहीं है, किसी से नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग बातचीत करेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अब क्या होगा बातचीत में सबको पता है, कुछ होना जाना नहीं है। उनको गरियाएंगे, उसको गरियाएंगे, तो एक दूसरे को गाली गलौच दे के वापस चले जाएंगे और फिर मीडिया में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आएंगी, जैसा कि यूजली होता है। ग्राउंड लेवल पे कुछ है सच यहाँ पे होता है नहीं, ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल है, EWS वर्डिक्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी। क्रिटिसिज्म है ये, ठीक है। क्रिटिसिज्म तो नहीं बोलूंगा, क्रिटिकल एनालिसिस कह सकते हैं कि जो EWS को लेके सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसको जो है अपहोल्ड कर दिया है। 10% का जो कोटा दिया गया है जनरल कैटेगरी के अंदर, और इसकी लिमिट रखी गई थी 8 लाख रुपए पर ईयर, राइट। अगर किसी फैमिली की इनकम है तो उसको हम लोग 10% का देंगे, और ये जॉब्स में भी देंगे, सरकारी नौकरी में भी देंगे और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी देंगे। तो इससे ओवरऑल क्या हुआ, जो 50% की लिमिट थी जो इंदिरा साहनी केस में फिक्स की गई थी, उसको ब्रीच कर दिया गया है और ये 60% तक अभी हो गया है। तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या कहता है, ये पूरे आर्टिकल का निचोड़ आपको बता रहा हूं। 2-3 फ्रंट ऐसे हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस पूरे वर्डिक्ट को। पहली बात तो यह है कि भैया देश में जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसके पीछे बेसिस क्या होता है। रिजर्वेशन के ऊपर के पीछे बेसिस होता है बैकवर्डनेस, और वो बैकवर्डनेस होती है एजुकेशनली और सोशली। ये इंदिरा साहनी केस में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जजमेंट आई है, साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि इकोनॉमिक बेसिस पे बैकवर्डनेस को रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा। लेकिन एक तो इसको ब्रीच कर दिया गया, पहली बात तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी एक वायलेशन यहाँ पे हुआ है। पहला तो ये। दूसरी बात ये कि भाई अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस में दे भी रहे हो तो फिर इसमें SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी उसको क्यों आप इंक्लूड कर रहे हो, मतलब जो क्रीमी लेयर्स के अंदर नहीं है आप उनको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो, क्यों? तो ये भी तो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है ना, क्योंकि SC ST का जो अभी रिजर्वेशन दिया जाता है वो इकोनॉमिकल बेसिस पे तो नहीं दिया जा रहा है, वो तो एजुकेशन या सोशल बैकवर्डनेस के नाम पे दिया जा रहा है। अगर आप एक नई कैटेगरी बना रहे हो बैकवर्डनेस की तो फिर इनको भी इंक्लूड करो, है ना। ये भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। एक यहाँ पे क्रिटिसिज्म जो है वो है इनकम लेवल का, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए सालाना इनकम अगर किसी की होती है, आप उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे मान सकते हो? अरे देश की 82% जनता इसके अंदर आती है, तो 82% जनता को आप ये थोड़ी कह सकते हो कि अब तो बैकवर्ड हो और हम आपको रिजर्वेशन देंगे, तो फिर तो इसका पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। क्योंकि आप ये देख लीजिए, एक आदमी की इनकम 2 लाख रुपए सालाना है और दूसरे की इनकम जो है 8 लाख रुपए सालाना है, तो 2 लाख वाला पुअर हुआ ना भाई, बेनिफिट तो इसको मिलना चाहिए। आप 8 लाख वाले को काहे बेनिफिट दे रहे हो जिसकी सैलरी जो है वो 70-72 हजार रुपए महीना जिसको मंथली पड़ रहा है। ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे ये भी है। तो इस पूरे इशू पे इसको फिर बाद में इंदिरा साहनी केस को भी यहाँ पे कोट किया गया है, जैसे कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, राइट। और ये OBC वाला केस भी है, केशवानंदा भारती केस वगैरह, वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इसके क्रिटिसिज्म को लेके। लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं यही इसकी पूरी समरी है, पूरी जिस्ट है। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो आपको यूजुअली इसका मतलब समझ में आ जाएगा। रिजर्वेशन को लेके ऑलरेडी हम लोग कई सारे टॉपिक कर चुके हैं, रिजर्वेशन का क्रिटिसिज्म, रिजर्वेशन के फेवर में कौन कौन सी बातें हैं, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कौन कौन सी बातें हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए।
कल हम लोगों ने 2 एमसीक्यूज आपसे पूछे थे और इनका आंसर हो जाता है, पहले का 1, 2 एंड 3। तो ये बॉन्ड यील्ड में जो है विच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों चीजों से बॉन्ड यील्ड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। बॉन्ड यील्ड होता क्या है? जैसे बॉन्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मार्केट से पैसा बोरो करती है। मार्केट से पैसा मतलब जैसे मेरे से, आपसे, बैंकों से पैसा लेती है। तो जैसे अगर आप हो, मान लो आपने जो है गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रखा है, तो बदले में आपको पैसा मिलता है। पैसा कैसे मिलता है? इंटरेस्ट रेट। आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट रेट आपका यील्ड होता है, क्योंकि इसी यील्ड यील्ड मतलब आपका प्रॉफिट, उसके ऊपर कितना बेनिफिट आपको हो रहा है, इसे ही यील्ड बोलते हैं। यील्ड कम भी हो सकता है, यील्ड ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड कितनी है। तो डिमांड के हिसाब से यील्ड ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है तो आपकी यील्ड अच्छी होगी, इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा कम दे रही है सरकार तो आपकी यील्ड कम होगी। तो ये सारी चीजें जो है उस पर इम्पैक्ट करती हैं। और इंडियन रुपी का जो रिलेशन होता है यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी के साथ, उसके साथ भी वो ऑफ कोर्स लिंक होता है, क्योंकि करेंसी उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाती है। तो ये रिजर्वेशन आरबीआई का जो एक्शन होता है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व का जो एक्शन होता है अमेरिका में, और इन्फ्लेशन जो इंडिया में होता है, उन सब का इंपैक्ट पड़ता है यील्ड के ऊपर। तो ऑल दीज फैक्टर्स एक्चुअली इंपैक्ट द यील्ड। कल भी एक सवाल पूछा गया था, डॉक्टर नाज हैं, हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं और लगातार जो है पूछती हैं सवाल और एनालिसिस देखती हैं। तो इन्होंने पूछा था कल, एक परसों एक्चुअली इन्होंने सवाल पूछा था कि जो जब हम लोग वो केस कर रहे थे चांसलर वाला, गवर्नर वाला, यूनिवर्सिटी चांसलर वाला, तो इन्होंने पूछा था कि एक्स ऑफिशियो जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, क्या सरकार इस प्रोविजन को हटा सकती है? एक्स ऑफिशियो को, जैसे चेयरमैन को हटा दिया गया था, गवर्नर को एज ए वाइस एज ए चांसलर हटा दिया गया था। बिल्कुल हटा सकती है, क्योंकि सरकार के पास, भैया सरकार कुछ भी कर सकती है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और अमेंड करके जो है वो इन प्रोविजंस को डेफिनेटली हटा सकती है। बट वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं आपके राज्यसभा के। तो क्या इस प्रोविजन को हटाया जा सकता है? यस, पार्लियामेंट चाहे तो हटा सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, बाकी वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में वो अगर जाता है केस तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानता है कि नहीं मानता है। बट यस, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कुछ भी चेंज कर सकती है, ठीक है, अंडर द ब्रैकेट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन एंड इट्स इफेक्ट। तो भैया इन्फ्लेशन कैसे होता है? पैसे से इन्फ्लेशन होता है। जितना मनी सप्लाई ज्यादा होगा मार्केट में, उतनी ही डिमांड बढ़ती है, और चीजों की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही उनका प्राइस बढ़ता है। सीधी सी बात है, पैसा ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। तो सरकार क्या करती है? बजट डेफिसिट को भरने के लिए पैसा, नया पैसा प्रिंट करती है, पैसा मार्केट में आता है, डिमांड बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। चलिए, जो हम लोग पढ़ रहे थे एडिटोरियल एजुकेशन वाला, ये आज का बढ़िया एडिटोरियल है, और यहाँ से मेंस में भी आप जो है क्वेश्चन डेफिनेटली बना सकते हो। सीधा सा आपसे पूछ सकता है, डिस्कस द रीजंस एज वाई रैंकिंग ऑफ इंडियन हायर इंस्टीट्यूशंस आर लो इन इंटरनेशनल रैंकिंग्स, ठीक है, एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। 150 वर्ड्स में आप भी इसको लिख सकते हो। तो देखिए, इंडिया के इंस्टीट्यूशन की जब बात आती है तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी दुनिया की इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। हार्डली टॉप 200 में एक आधी यूनिवर्सिटी आ जाती है, कोई कभी जेएनयू आ गया, फिर 300 में कोई आ गई, 400 में कोई एक आधी यूनिवर्सिटी, कोई आईआईटी चेन्नई आ गया, आईआईटी मुंबई दिल्ली आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आ गया, जेएनयू आ गया। हार्डली एक आधी यूनिवर्सिटी आपको मिलती है टॉप 100 में, टॉप 200 में, टॉप 300 में तो खैर मिलती ही नहीं है। 200, 300, 400 की हम लोग बात कर रहे हैं। बट विदेशी जो यूनिवर्सिटीज है वो ऐसा क्या करती हैं भाई कि उनका हर साल जो है रैंक जो है वो या तो इम्प्रूव होता है या बहुत अच्छा आता है। जैसे हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, एमआईटी है, ये ऐसा क्या करते हैं? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनकी सरकार के द्वारा इनको रेगुलेट नहीं किया जाता।
इनको मैनेज नहीं किया जाता। ये यूनिवर्सिटी अपने आप को खुद मैनेज करती हैं। फंडिंग इनको बहुत बढ़िया मिलती है क्योंकि ये लोग प्राइवेट फंडिंग को भी एक्सेप्ट करती हैं। हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो प्राइवेट फंडिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करती, प्रोविजन ही नहीं है, सरकार की फंडिंग के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहती है और आपको पता है सरकार के पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि भैया फंड इनके पास बहुत है, ऑटोनॉमी बहुत बढ़िया होती है, जिसकी वजह से वो जो उनका जो सिलेबस होता है, फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है, जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो रिसर्च होती हैं, अटेंडेंस होती है बच्चों की, स्टाफ, अकेडमी, वो सब खुद से मैनेज करते हैं। इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर तो एक रैंकिंग निकाली जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी ऑटोनोमस है, वो ऑटोनॉमी की रैंकिंग निकालते हैं। तो यूरोप के अंदर तो कोशिश की जाती है कि यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा जो है ऑटोनोमस रहें, और सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि उसके अंदर जो कॉलेज आते हैं उनको भी स्कोर दिया जाता है कि कौन सा कॉलेज ऑटोनॉमी में कितनी ज्यादा है। तो बिल्कुल भी रेगुलेशन वहां पे नहीं है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया ही जाता है। जैसे आप क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें या टाइम्स हायर स्टडी एजुकेशन रैंकिंग की बात करें, तो भैया हम लोग कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। एक आधा यूनिवर्सिटी आ गया तो आ गया, बट मजे की बात यह है कि इन टॉप 400 में भी इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, जैसे आईआईटीज ही आती हैं यूजुअली। ठीक है, आईआईटीज मान लो, एक जेएनयू मान लो, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु, आप ये मान लो। यही 8-10 इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर जो टॉप 400, 500 में, 1000 में आते रहते हैं। बट इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो दूसरों के अंदर नहीं है? इनके अंदर भी खास बात है ऑटोनॉमी की। क्या स्पेशल है इनके बारे में? ऑटोनॉमी। क्योंकि जितने भी आईआईटीज वगैरह हैं ये सेल्फ गवर्नड हैं, जेएनयू को छोड़ के। ठीक है, बाकी जितने ये आईआईटीज हैं वो, मतलब जेएनयू जो है वो गवर्नमेंट फंडेड है ऑफ कोर्स, और यूजीसी की बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर लागू होती हैं। जेएनयू एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा आईआईएससी, आईआईटीज जो है वो सेल्फ गवर्नड है। तो जो लागू बात यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के ऊपर होता है, अगर उसको ही हम लोग इंडिया में भी लागू करें तो डेफिनेटली हमारा रैंकिंग इंप्रूव होता है। इसका मतलब तो ये है, दे एंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, दे फॉल आउटसाइड द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द यूजीसी एंड द एआईसीटीई। इनका जो सिलेबस होता है, जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो होता है, और जो लेबोरेटरी फंक्शंस होते हैं, राइट, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, एग्जाम्स जो होते हैं, भाई वो सब खुद ही रेगुलेट करते हैं। ऑटोनॉमी से बहुत फर्क पड़ता है। अगर ऑटोनॉमी रहती है तो आप बढ़िया रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट इनका होता है। बट ओवरऑल हम लोग क्यों फेल होते हैं? जैसा कि इंडिया में बहुत सारी चीजों में होता है भैया, एक्सेसिव लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी हर चीज में घुस गई है। हर चीज को हम लोग माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। और एजुकेशन क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, और इंडिया में तो ये माना जाता है कि एजुकेशन जो है वो प्रॉफिट के लिए हो ही नहीं सकता। एजुकेशन एक सोशल कॉज होता है, तो प्रॉफिट के लिए आप इसको यूज कर नहीं सकते। जिसकी वजह से जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर, प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर भी बहुत रेगुलेशन होता है कि कहीं वो पैसा तो नहीं कमा रहे, कहीं वो हाई फीस तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, कहीं वो बच्चों को लूट तो नहीं रहे हैं, एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन इज अ सोशल सेक्टर। ये कमर्शियल सेक्टर है ही नहीं बाय डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से यूजीसी जो है बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेट करता है हर चीज को। आपके बुक्स के अंदर क्या प्रिंट होगा, सिलेबस क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, टीचर कैसे हायर किए जाएंगे, इवन टीचर की सैलरी तक भी, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, जो वहाँ की फैकल्टीज होती हैं, जो लेबोरेटरीज होती हैं, रिसर्च पेपर जो है कैसे पब्लिश किए जाते हैं, हर चीज यूजीसी के द्वारा माइक्रो मैनेज की जाती है सरकार के द्वारा। भाई जिसकी वजह से आप जो है फ्री होके काम नहीं कर सकते, फ्री होके काम नहीं करोगे तो कुछ इनोवेट नहीं कर पाओगे, इनोवेट नहीं होगा तो भैया रैंकिंग क्या खाक आएगी। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? बस सीधी सी बात होती है भाई, जो समस्या है उसके अपोजिट आपका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमी दीजिए, टीचर्स को भी ऑटोनॉमी दीजिए, इंस्टीट्यूशंस को भी ऑटोनॉमी दीजिए। जितना ज्यादा ऑटोनॉमी आप दोगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा। तो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है ऑटोनॉमी की, ऑटोनॉमी लेके आएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आएंगे, बट जहां जहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो चीज वहां पे एक्चुअली हो नहीं रही है ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज क्या करता है, इसने यूनिफॉर्मिटी लाने की बात किया कि हम लोग हर जगह भी यूनिफॉर्मिटी लेके आएंगे, बट यूनिफॉर्मिटी अपने आप में ही ऑटोनॉमी का अपोजिट है।
तो पेपर के ऊपर कुछ और हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर कुछ हो रहा है, और फैकल्टी रिक्वायरमेंट, कोर्स कंटेंट, प्रोग्राम डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट एडमिशन, हर चीज का माइक्रो मैनेजमेंट किया जाता है, इवन अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसको भी जो है इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर यूरोपियन और अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के साथ आपको compete करना है, चाइनीज और अगर आपको हांगकांग, सिंगापुर यूनिवर्सिटी के साथ compete करना है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ compete करना है, तो वही प्रैक्टिसेस आपको भी फॉलो करनी पड़ेंगी जो वो करती हैं। और सबके सेंटर में एक ही चीज आती है, वो है ऑटोनॉमी। उनको फ्रीडम दीजिए, ठीक है। हाँ, कुछ ऊपर से गाइडलाइंस आप दे सकते हो, एक मोटी मोटी गाइडलाइंस के इतना होना चाहिए, बट उसके अंदर उनका आप ऑटोनॉमी दीजिए, अब आप खुल के काम करिए, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, और यही आज का क्वेश्चन भी बनता है, यही आज का एडिटोरियल भी है, और इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि और कुछ बहुत बढ़िया चीजें आज के पेपर में अनफॉर्चुनेटली दिया भी नहीं था, बट जितना दिया था कोशिश किया था हम इसमें से कुछ मैक्सिमम निकालें अपने लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक आप जरूर करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।